चले सर आगे बढ़ते हैं। ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस सवाल की भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की वेटेज 6 मार्क्स की है, पार्ट बी की वेटेज 5 मार्क्स की है, और एक पार्ट सी भी है 3 मार्क की वेटेज का। सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी जरा डेटा कॉम्प्लेक्स है। कहता है अकबर अ पाकिस्तानी सिटीजन worked at ABC Pakistan Limited, an unlisted public company and wholly owned subsidiary of ABC International, which is based in USA. एक टैक्स पेयर है अकबर के नाम से, जो कि पाकिस्तानी सिटीजन, पाकिस्तानी शहरी है। ये किसी एबीसी पाकिस्तान लिमिटेड में काम करता है। ये एबीसी पाकिस्तान लिमिटेड पाकिस्तान में एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये होली ओन सब्सिडरी है एक यूएस की कंपनी एबीसी इंटरनेशनल की। Akbar engagement was performed through a 2-year agreement with the provision that at the end of this period, he had the option to continue his employment with ABC International in USA. अकबर की जॉब यह है कि 2 साल के लिए वो एबीसी पाकिस्तान का एम्प्लॉय है। 2 साल के बाद उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो यूएस शिफ्ट हो जाए और एबीसी इंटरनेशनल का एम्प्लॉय बन जाए। फिर कहता है द 2-year पीरियड एंडेड ऑन 30 सितंबर 2022 and Akbar left for US on 1st October 2022 to continue his employment in US as per the agreement. On 15 Feb 2020 फिर कह रहा है कि 2 साल का जो ये एग्रीमेंट था, 2 साल का जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड था, ये 30 सितंबर 2022 पे खत्म हुआ और वो यूएस चला गया। 1 अक्टूबर 2022 पे उसने यूएस की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। फिर कुछ दिनों के बाद ऑन 15 Feb 2023 he resigned from ABC International and joined DEF Limited in the UK under an employment agreement. However, due to his family problems, he resigned from DEF and returned to Pakistan on 30 अप्रैल 2023। कह रहा है फिर 15 फेब को इसने एबीसी इंटरनेशनल यूएस को छोड़ा, फिर यूके की कंपनी में चला गया, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे वापस पाकिस्तान आना पड़ा और वो 30 अप्रैल 2023 में पाकिस्तान आ गया। अब आगे कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 discuss the tax treatment of Akbar foreign source income earned during the tax year 2023। सर सवाल में हमसे कंप्यूटेशन ही मांगी, सवाल में हमसे डिस्कशन करने के लिए कहा है, और डिस्कशन भी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम के हवाले से नहीं करना, डिस्कशन उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम के हवाले से करना है। सर मैं चाहता हूं कि खुद से जरा इवेल्युएट करके देखें आप लोग क्या क्या इस सवाल के अंदर ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हैं। अगर 6 मार्क का सवाल है तो कम से कम 6 यूनिक बातें लिखकर आनी है, कम से कम 6 अलग अलग पॉइंट्स लिखकर आने हैं, 6 नई बातें लिखकर आनी है। तो जरा देखिए हम इस सवाल से 6 बातें निकाल पा रहे हैं कोई। यहाँ देखिए सर, अगेन यहाँ पे भी अगर हमारे पास मल्टीपल डेट्स इन्वॉल्व है तो बेहतर ये है कि हम एक टाइमलाइन बना लें। हमारे पास ऑटम 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। अब हमें जो सवाल में टैक्स ईयर दिया गया है वो है टैक्स ईयर 2023, यानी कि 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले तो हम पाकिस्तानी कंपनी में थे, 30 सितंबर 2022 पे हमारा पाकिस्तानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो लेट्स से कि ये 30 सितंबर 2022 है और इस अरसे में आप पाकिस्तान में थे। फिर 30 सितंबर 2022 पे हम यूएस चले गए और यूएस पहुंचे 1 अक्टूबर 2022 पे। 1 अक्टूबर 2022 से 15 फेब 2023 तक हम यूएस की कंपनी में रहे। 15 फेब पे हमने यहाँ पे रिजाइन करके हमने यूके की कंपनी ज्वाइन कर ली। तो 15 फेब 23 तक इस अरसे में आप यूएस में रहे। फिर आप यूके चले गए, यूके तो चले गए लेकिन आपके नसीब ये थे कि आपको पाकिस्तान आना ही था वापस। तो 30 अप्रैल 2023 पे आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ा। लेट्स से कि 30 अप्रैल यहाँ पे, तो ये यूके और फिर दोबारा पाकिस्तान। अब इतना तो हम समझते हैं, इतना तो हम समझते हैं कि यहाँ जो कमाया वो पीएसआई सैलरी है, यहाँ जो कमाया वो एफएसआई सैलरी है, यहाँ जो कमाया वो एफएसआई सैलरी है, और यहाँ जो कमाया वो पीएसआई सैलरी है। अब
अगर तो मिस्टर अकबर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की एफएसआई पे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा। और अगर मिस्टर अकबर रेजिडेंट है तो फिर इसकी फॉरेन सोर्स इनकम चार्जेबल टैक्स होगी। लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम चार्जेबल टैक्स होगी तो फिर उस पर भी कोई एग्जम्पशन और क्रेडिट देख लेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि ये रेजिडेंट है या नहीं। अगर मैं इसका स्टे इन पाकिस्तान देखूं तो ये 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई से लेकर 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक पाकिस्तान में था और फिर 30 अप्रैल पे वापस आया। तो अप्रैल का एक दिन, मई और जून, उसने कहा है ना कि हम एंड हुआ और हम यूएस चले गए। सही, अक्टूबर का भी एक दिन चले काउंट कर सकते हैं। यहाँ हम अक्टूबर का भी एक दिन ऐड कर देते हैं कि 1 तारीख को गया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का एक दिन, अप्रैल, मई और जून, ये टोटल कितना हो गया? 155। अब 155 का मतलब है, 155 का मतलब है कि जो पहला वाला क्राइटेरिया है, पहले वाला क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद हो तो आप पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाते हो। तो पहले क्राइटेरिया के तहत तो ये रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं होती। फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और ये अकबर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर आपने ये देखना होता है कि क्या ये बंदा किसी और मुल्क में 183 डेज या उससे ज्यादा या किसी और मुल्क में टैक्स रेजिडेंट है। इफ यस तो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट, इफ नो तो पाकिस्तान में रेजिडेंट। अब ये यूएस में कितना अरसा है? सर यूएस में ये 1 अक्टूबर पे गया है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, कितने दिन हुए ये? समझ पा रहे हैं मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? 1 अक्टूबर से काउंट कर रहा हूँ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब के 15 दिन, 128 डेज, 138 डेज। सर यूएस में तो ये 182 दिन से ज्यादा मौजूद नहीं है। सर यूके में भी तो गया ये, यूके में तो कितना अरसा? सर 15 फेब पे गया, तो फेब के कितने दिन होंगे? फेब के टोटल 28 दिन है। यूके में कितने दिन रहा फेब में? सर 16, 15 फेब का एक दिन, 16 से लेकर 28 तक अगर काउंट करें तो ये कितने बनते हैं? 12, 13, 14, 13 बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 14 दिन। सर कैसे काउंट कर रहे हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 12 और 2, 14। तो फरवरी के 14 दिन, मार्च और अप्रैल, ये कितने बने? 75। सर इवन तो कि पाकिस्तान में ये 183 दिन फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं और भी ये 183 दिन फिजिकली मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से, क्राइटेरिया नंबर 2 की वजह से अब ये रेजिडेंट बन जाएगा। चूंकि ये रेजिडेंट बन गया, तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब टैक्सेबल तो हो जाएगी, लेकिन और क्या बचत है हमारे पास? सर हमने एक सेक्शन कवर किया था कि अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पाकिस्तान छोड़कर चला जाए और साल के आखिर तक पाकिस्तान से बाहर रहे, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जम्प्ट होती है। ये पाकिस्तान छोड़कर तो जा रहा है, लेकिन साल से पहले पाकिस्तान वापस आ गया, तो ये एग्जम्पशन यहाँ रेलेवेंट नहीं है। और कोई बात? सर अगर आपने कोई फॉरेन सोर्स इनकम कमाई हो और फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया हो, तो वो फॉरेन सोर्स सैलरी भी एग्जेम्प्ट हो सकती है। इसकी कोई बात लिखी भी नहीं है यहाँ पे, तो बस फिर हम ये लिख देंगे कि अगर यूएस और यूके की फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन इनकम टैक्स दिया हुआ है, और ऑब्वियसली दिया हुआ ही होगा, तो अभी आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इस सवाल में लिखने के लिए बहुत कुछ है, और उस सारी बातों को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट। किस तरीके से, उसके लिए आईक्यूब का सोल्यूशन देखते हैं। देखो आईक्यूब ने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसका सोल्यूशन दिया है। पहले कहा अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, under the income tax ordinance, where a citizen of Pakistan leaves Pakistan during the tax year and remains abroad during that year, the salary income earned by him outside Pakistan during the year shall be exempt from tax. But Akbar returned to Pakistan before the year end, his foreign source salary will not be exempt from tax under this provision.
पहले इसने ये प्रोविजन लिख दिया। फिर इन्होंने कहा हाउएवर इफ ही हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सोर्स सैलरी, अगर उसने फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन इनकम टैक्स पे किया है, हिज फॉरेन सोर्स सैलरी विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दिस एग्जाम्पशन इज ओनली अवेलेबल इफ ही इज रेजिडेंट। अगर एक रेजिडेंट पर्सन अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन इनकम टैक्स पे, हाँ, अगर एक रेजिडेंट पर्सन अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दे तो फिर फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो पहले पैरा में, पहले 2-3 पैरा में इसने एग्जाम्पशन के हवाले से जिक्र किया। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता रहा है, कहता है इस रेजिडेंसी डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2023 एज फॉलो। पाकिस्तान में इसके 154 दिन कैलकुलेट किए, यूएस में इसके 137 दिन कैलकुलेट किए, यूके में इसके 74। हमने क्या कैलकुलेट किया था? हमने 155, 138, एक एक दिन का फर्क आ गया है अजम्पशन की वजह से कि वो किस दिन ट्रैवल कर रहा है किस दिन नहीं कर रहा। कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, सोल्यूशन पे रहेगा वो रेजिडेंट ही। अब देखो इसने क्या कहा, एज द अबव टेबल शो दैट Akbar was present in Pakistan for 184 days, which is less than 183 days. He does not fulfill the first criteria for residency. पहले क्राइटेरिया के तहत तो वो रेजिडेंट नहीं है। But with respect to the second criteria, Akbar being a citizen of Pakistan was not present in any other country for more than 182 days. यूएस में भी सिर्फ 137 दिन के लिए है, यूके में भी सिर्फ 74 दिन के लिए। If he was not resident taxpayer in US or UK, he was to be recognized in Pakistan as a resident for the tax year 2023. If Akbar is classified as resident of any other country, then he would be classified as non-resident in Pakistan, and therefore his foreign source income would not be subject to tax in Pakistan. क्योंकि वो किसी और जगह पे 182 से ज्यादा मौजूद नहीं है, तो वो रेजिडेंट बनने की वजह से इसकी फॉरेन सोर्स इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स हो जाएगी। अगर वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट होता तो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट होता, और पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट होता तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी यहाँ टैक्स नहीं होती। क्या ये लिख पाएंगे? इतना कुछ समझना तो अलग बात है, ये लिखना भी है। अगले सवाल पे आते हैं। सर ये आप लोगों के लिए सवाल है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। रिक्वायरमेंट में कहता है डिस्कस whether the above person are required to furnish return of income for the tax year 2023 under the provision of income tax ordinance 2001। कुछ 3 सिनेरियोज हैं, आपको ये बताना है कि क्या इन लोगों को टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न फाइल करना चाहिए या करना है या नहीं करना। सर मैं रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर ही खोल लेता हूं। ये हमारे पास लिस्ट आ रही है कि किन लोगों को रिटर्न फाइल करना है। सवाल पे आता है, कहता है हसन अ पाकिस्तानी सिटीजन हैज बीन वर्किंग इन यूके सिंस 2015। हसन अ पाकिस्तानी सिटीजन हैज बीन वर्किंग इन यूके फॉर सिंस 2015। इन द टैक्स ईयर 2022 हसन इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। 2022 में हमसे सवाल 2023 का पूछा गया है। कह रहे 2022 में हसन ने स्टॉक एक्सचेंज की एक लिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। विद इन द सेम टैक्स ईयर यानी कि 2022 में ही सब्सिक्वेंटली सोल्ड दी शेयर्स एंड रियलाइज अ गेन ऑफ 5 लाख। 2022 में उसने शेयर्स में इन्वेस्ट करके बेच दिया और 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन कमाया। हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर 2023 he did not earn any Pakistan source income। 2023 में कुछ नहीं कमाया पाकिस्तान में। क्या कहेंगे सर, फाइल करना है 2023 का रिटर्न या नहीं? सर कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में। सर पर्सन लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, पर्सन लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, कौन कौन लोग हैं जिनको अपनी रिटर्न फाइल करना है? तो पॉइंट नंबर 1 में कंपनी को तो अपना रिटर्न फाइल करना ही करना है। पॉइंट नंबर 2 में एवरी पर्सन अदर देन कंपनी यानी कि इंडिविजुअल ओडीपी की बात हो रही है, whose taxable income for the year exceeds maximum amount that is not chargeable to tax। एक इंडिविजुअल ओडीपी को उस वक्त रिटर्न फाइल करना है जब उसकी टैक्सेबल इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो रही हो। तो 2023 में तो जो बंदा ये है हसन, इसकी कोई इनकम ही नहीं है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी रेलेवेंट नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपना रिटर्न फाइल करना होता है। एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, अगर कोई इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है तो भी रिटर्न फाइल करना है।
हमारे पास 2023 में कोई इनकम ही नहीं है। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। इन एडिशन टू द अबव, return is also required to be filed by the following person who has been charged to tax in any of the two preceding tax years। कह रहा है वो बंदा जिसकी करंट ईयर में तो इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर पिछले 2 सालों में इनकम टैक्सेबल रही है तो उसे भी करंट ईयर में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट की वजह से हसान की इवन दो कि 2023 में कोई इनकम नहीं है, लेकिन 2022 में इसकी 5 लाख की कैपिटल गेन की इनकम थी, तो 2022 में इसकी टैक्सेबल इनकम थी, तो अब इसे 2023 और 2024 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? सर आईकेप क्या कहता है? आईकेप कहता है ऑल्दो हसन डिड नॉट अर्न एनी पाकिस्तान सोर्स इनकम इन द ईयर 2023, but he had been charged to tax in respect of capital gain income in year 2022. Therefore, he is required to furnish return of income for the tax year 2023। समझ आ रहा है सबको? 24 का पूछा नहीं हो तो मैंने वैसे ही बता दिया कि अगर 22 में इनकम टैक्सेबल हुई तो समझ में 23-24 को तुम्हें फाइल करना पड़ेगा। फिर आगे कहता है Majabin, a US citizen, a US citizen, got married in Pakistan 5 years ago and has since been residing in the country. In January 2023, Majabin's father passed away in the US, bequesting her a property worth US $400 situated within the US. She neither earned income nor hold any asset in Pakistan in her name, which has resulted in her not being required to file return of income until tax year 2022। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि कोई खातून है जो कि यूएस की शहरी है, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है। सही है। 5 साल पहले पाकिस्तान शादी करके आ गई। जनवरी 2023 में इसके फादर की डेथ हुई तो फादर ने उसके नाम पे $4 लाख की प्रॉपर्टी यूएस में छोड़ दी। कह रहे इस प्रॉपर्टी के अलावा ना इसकी कोई इनकम है ना कोई एसेट है पाकिस्तान के अंदर। चूंकि इसकी कोई इनकम नहीं है, चूंकि उसका कोई एसेट नहीं है, तो इसने आज से पहले अपना कभी रिटर्न फाइल भी नहीं किया। 2023 में क्या करेंगे? क्यों? अगर आप यही कह रहे हैं कि फॉरेन में जिसकी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न फाइल करना, तो उसको पूरी दुनिया को पाकिस्तान रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। इसके लिखा हुआ तो नहीं है कि हाँ ना, इनकम तो नहीं है, तो बता दिया इन्होंने। इसको तो बस अपने फादर से विरासत में प्रॉपर्टी मिली है। सर अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम की लिस्ट देखें, तो देखो किन लोगों को रिटर्न फाइल करना है, किन लोगों को रिटर्न फाइल करना है। सर कंपनी को, इंडिविजुअल डीओपी को जिसकी इनकम आ रही हो, एनपीओ को, वो बंदा जिसकी इनकम एफटीआर में टैक्स हो रही हो, या वो बंदा जिसको एफबीआर ने नोटिफाई किया हो। तो ये पांचों में तो मैजेबिन कहीं नहीं है। इसके अलावा जिसकी पिछले 2 सालों में कोई इनकम टैक्सेबल आ रही हो, ये भी मैजेबिन का केस नहीं है। जिसके पास लॉस आ रहा हो, ये भी मैजेबिन का केस नहीं है। विच owns immovable property with a land of 500 square yard or more, or any flat located in area falling under the municipal limit existing before the commencement of the local government laws in provinces or area of government Islamabad capital। पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। Which owns, अच्छा यहाँ पे वैसे ना इन पॉइंट्स के अंदर पाकिस्तान मेंशन नहीं है, इसने सिर्फ प्रॉपर्टी का साइज बता दिया है। लेकिन ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान की बात हो रही है, क्योंकि अगर ये पूरी दुनिया पे कानून अप्लाई करने लग गए तो 7 अरब लोगों को पाकिस्तान रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। सर ओन्स अ मोटर व्हीकल, ऐसी कोई बात नहीं है। ओन्स अ नेशनल टैक्स नंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है। इस रेजिडेंट रजिस्टर्ड विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री और ट्रेडर बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस अ रेजिडेंट पर्सन being an individual who is required to file foreign income and asset statement under section 116 है कि अगर एक रेजिडेंट पर्सन को फॉरेन इनकम या एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी है सेक्शन 116A के तहत, तो फिर इसे अपना रिटर्न भी फाइल करना होगा। तो पहले तो ये देख लें कि मैजेबिन रेजिडेंट भी है या नहीं।
सर मेजबीन रेजिडेंट भी है या नहीं? सर 5 साल से पाकिस्तान में, तो इससे थोड़ी कंक्लूड हो जाएगा कि वो रेजिडेंट है। हम तो टैक्स ईयर 2023 में देखेंगे ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बंदा 5 साल से रेजिडेंट है तो छठे साल भी रेजिडेंट होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा 5 साल से रेजिडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं वो छठे साल भी रेजिडेंट बन जाएगा। वो छठे साल नॉन रेजिडेंट हो सकता है पाकिस्तान में। हाँ, उसके अब्बा की डेथ हुई है तो वो ऐसा कुछ बताया नहीं है कि वो अपनी वहां गई है या नहीं गई, वो पाकिस्तान में। ये तो रेजिडेंट तो है, रेजिडेंट तो है। अब रेजिडेंट तो है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर 116A अप्लाई हो रहा है। 116A हमने कवर किया है। हाँ कवर किया है। सर 116A कवर किया है हमने। लेक्चर तो है इसका, तो मेरा अपना लेक्चर प्रोवाइडेड है। 116A में क्या है? every resident taxpayer being an individual having foreign income of not less than 10,000 US dollars or having foreign source asset with a value not less than $100,000 shall furnish a statement hereinafter referred to as foreign income and asset statement. अगर किसी रेजिडेंट पर्सन के पास एक साल में $10,000 से ज्यादा या फिर $1,00,000 से ज्यादा की कोई यूएस फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी है तो फिर इसको अपना फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करना अंडर सेक्शन 116 है। और वहां क्या लिखा था कि जिसको फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 116A, इसको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। तो इसने पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न फाइल नहीं किया क्योंकि इसकी कोई इनकम कोई एसेट थी नहीं। लेकिन अब इसके पास $4 लाख की फादर से एक प्रॉपर्टी आ गई है और रेजिडेंट होने की वजह से इसे 116A की फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। क्योंकि 116A की फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी होगी तो अब इसे रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करना पड़ेगा। क्या ये समझ आ रहा है हमें? सर आईकेप का सोल्यूशन रीड करें। आईकेप कह रहा है इन टैक्स ईयर 23 Mazabin, a resident individual, has become the owner of a foreign asset worth $4 lakh, which is the above threshold of $1 lakh, requiring her to file foreign income and asset statement. Consequently, Mazabin is required to file return of income in the year 2023. फिर लास्ट एडजस्टमेंट है XYZ Private Limited ceased its business operation indefinitely on 31st August 2022. XYZ submitted a notice of discontinued business to commissioner in accordance with regulatory requirement and XYZ year end falls on 31st December. क्या इसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और एफबीआर को बता दिया कि हमने बिजनेस बंद कर दिया है, तो क्या इसको रिटर्न फाइल करना है? यस सर, जब आप बिजनेस बंद भी करते हो तो आपने अपना फाइनल रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है अपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस के हवाले से। ये बात हमने डिसकंटिन्यूड बिजनेस के ही टॉपिक में शायद पढ़ी है। आईकेप क्या कह रहा है? XYZ Limited is required to furnish return of income for the period from 1st January 22 to 31st December 22, and this period will be considered as a separate tax year. ये इतना ही रेलेवेंट था सर। लास्ट पार्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 5C का। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्पेसिफाई द टाइम पीरियड अंडर विच कमिश्नर में अमेंड एंड असेसमेंट ऑर्डर। याद आ रहा है? कह रहे टाइम लिमिट क्या है कमिश्नर की एक असेसमेंट ऑर्डर पहले पता है किसे कहते हैं? जैसा वही है सर, का टाइम लिमिट। सर पार्ट C 3 मार्क्स। क्या क्या पूछा क्या इसने? जब वो अपना क्या करता है आधा किया सर, इस सवाल में ये समझ आ रहा है पूछा क्या है, जवाब तो छोड़े हैं। किस चीज का? कितने दिन है? 120 दिन, 60 दिन, 180 दिन? 120 दिन, 60 दिन, 180 दिन, कुछ याद आ रहा है सर? सर असेसमेंट ऑर्डर पता है क्या होता है? जो हम अपना रिटर्न पहले खुद से फाइल करते हैं ना,
तो ये मान लिया जाता है कि ये हक और सच है, और हमारा एक सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। फिर एफबीआर चाहे, कमिश्नर चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। अगर एफबीआर ने उसमें अमेंडमेंट कर दी तो फिर वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा। 5 साल के लिए सर? सर इसकी टाइमलाइन कोई 60 दिन या 180 दिन वाली नहीं है। इसकी टाइमलाइन तो वो है कि 5 साल या 6 साल की। 5 साल की है सर। और उसमें भी ये है कि अगर उसने अमेंड कर दिया तो फिर 1-1 साल से टाइमलाइन बढ़ती जाती है। याद आ रहा है सब? सर कमिश्नर सर वो बोलते हैं कि आप सही कर लो। सर मैं सोल्यूशन रीड कर लेता हूँ। कहता है, amendment of assessment by the commissioner shall not be made after the expiry of 5 years from the end of the financial year in which the order is issued or treated as issued। यानी जिस साल आपका पहला रिटर्न फाइल हुआ, जिस वक्त आपने पहला रिटर्न फाइल किया, ये आपका एक असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ यानी कि आपने रिटर्न सबमिट किया है, उसके अगले 5 सालों तक कमिश्नर आपके रिटर्न को अमेंड कर सकता है, आपके असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। लेकिन फिर एक और टाइमलाइन है यहाँ पे कि कमिश्नर इज ऑल्सो empowered टू फर्दर अमेंड, अमेंडेड ऑर्डर को फर्दर अमेंड कर सकता है एज मैनी टाइम एज नेसेसरी द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर एज प्रीवियसली अमेंडमेंट विद इन द लेटर ऑफ 5 years from the end of the financial year in which the original assessment order is issued or treated issued by the commissioner, or 1 year from the end of the financial year in which the amended assessment order is issued or treated as issued। ये बातें याद आ रही है? कहाँ पढ़ी हमने? मेरा ख्याल है कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के सेक्शन 122 में पढ़ी हमने ये। चले 122 याद नहीं है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट याद है? ये जो हमने असेसमेंट रिकॉर्ड और ऑडिट वाला चैप्टर अगर देखा हो तो इसमें नॉर्मल असेसमेंट, बैच असेसमेंट, असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट 122 कहाँ है सबसे? या इसमें ये वाले पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आखिरी के नहीं है। Assessment of amendment of assessment shall not be made after the expiry of 5 years from the end of the financial year in which the order is treated to be issued if a taxpayer furnished revise। सॉरी, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये पढ़ी है हमने, कभी सुनी है ये बात है?